क्या पहले 4 वर्ण थे, जो ऑलमोस्ट सभी कहते हैं। ये कहना कि शूद्र पहले क्षत्रिय राजा थे, ये तब तक सही होगा जब तक हम ये साबित ना कर दे कि पहले सिर्फ 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हम इसे जानने के लिए ऋग्वेद पर चलते हैं। कुछ स्कॉलर का कहना है कि पुरुष सूक्त बाद में ऐड किया है, इसलिए वर्ण सिस्टम उस समय पर नहीं था। पर यह कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर हम मान भी लें कि पुरुष सूक्त बाद में ऐड किया गया है, लेकिन उसे छोड़कर देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बार बार दिखाई देते हैं। ब्राह्मण को सेपरेट वर्ण 15 बार, क्षत्रिय को 9 बार बताया गया, पर शूद्र को एक सेपरेट वर्ण होने का नहीं बताया। इसका मतलब शूद्र एक अलग वर्ण नहीं था। दूसरे सबूत पर जाए तो शातपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मणास दोनों ही 3 वर्णों की बात करता है। अब सवाल ये है कि पुरुष सूक्त पहले से था या उसे बाद में जोड़ा गया। जैसे हमने देखा कि श्रुति में 3 ही वर्णों का पता चलता है और ऋग्वेद में भी शूद्र कोई चौथे वर्ण के तौर पर नहीं बताया गया। और दूसरा कि ये लैंग्वेज के बेसिस पर भी बताया जा सकता है कि पुरुष सूक्त बाद में लिखा गया है, क्योंकि मैक्स मुलर और कोलब्रुक जैसे स्कॉलर्स ने ये सजेस्ट किया कि पुरुष सूक्त की लैंग्वेज इतनी रिफाइंड है कि ये बाद में ही लिखा गया होगा। तीसरा कि हमें ये देखना होगा कि वेद के कितने संहिताज ने पुरुष सूक्त को अपनाया है। अलग अलग वेद और संहिताज का अध्ययन करने पर हमें ये पता चलता है कि ऋग्वेद में इसके 16 वर्सेस है, सामवेद में सिर्फ 5, वज्रनेय संहिता में 22 वर्सेस है, जो ऋग्वेद से अलग है। अगर पुरुष सूक्त ओरिजिनल होता तो इसके वर्ष वेदास में अलग अलग क्यों होते, एक जैसे क्यों नहीं। चौथा, ये भी देखो कि पुरुष सूक्त के स्पेसिफिक वर्सेस चातुर्वर्ण का ओरिजिन बताते हैं और वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में लिखे हैं, जो बाकी वर्सेस से अलग है, यानी ये बाद में ही लिखे गए होंगे। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं है कि पहले सिर्फ 3 ही वर्ण थे और शूद्र क्षत्रिय वर्ण से आते थे। पर सिर्फ बोल देने से कि शूद्र क्षत्रिय थे और क्षत्रियों को शूद्र बना दिया गया कहना आसान होगा, पर यह एक समस्या खड़ा करता है कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को शूद्र क्यों बनाया। इसका जवाब ये है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में लड़ाई के कारण ब्राह्मणों ने इन्हें शूद्र घोषित कर दिया। इसके काफ़ी सारे प्रमाण आपको मिलते हैं, जैसे पहली सत्यव्रत या त्रिशंकु की कहानी जो हरिवंशम में बताई गई है, दूसरी त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र की कहानी जो विष्णु पुराण और मार्कंड पुराण में बताई गई है, तीसरी अयोध्या के राजा अम्बरीश की कहानी और आखिरी महाभारत के आदि पर्व में कलमाशपद की कहानी। इन सारे कहानियों में विश्वामित्र और वशिष्ठ कैसे दुश्मन थे ये पता चलता है। एक ऐसी भी कहानी है जहाँ विश्वामित्र वशिष्ठ की हत्या करना चाहता था, जो शाल्य पर्व में दिखता है। रामायण के त्रिशंकु की कहानी से यह कन्फर्म होता है कि इन दोनों में कितनी दुश्मनी होगी, जहाँ सुदास का एक इम्पोर्टेंट रोल है। वशिष्ठ सुदास का फैमिली प्रीस्ट था। ये वही था जिसने सुदास का राज्याभिषेक किया, जिसने यज्ञ करके 10 राजाओं का युद्ध जिताया। ये सब नज़रअंदाज करके सुदास ने वशिष्ठ को निकाल दिया और विश्वामित्र को फैमिली प्रीस्ट बना लिया, जो अभी सुदास के लिए यज्ञ करेगा। ये तो पहला कारण है कि सुदास और वशिष्ठ के बीच में दरार पैदा हुई। और दूसरा कारण ऐसा भी है कि सुदास ने वशिष्ठ के बेटे शक्ति को जिंदा जलाया था। ये इंसिडेंट सत्याना ब्राह्मणा में है, लेकिन इसका कारण नहीं बताया है। पर सद्गुरु शिष्य बताते हैं कि सुदास ने एक यज्ञ आयोजित किया था। इस यज्ञ में वशिष्ठ के बेटे शक्ति और विश्वामित्र के बीच एक डिबेट हुई, जिसमें शक्ति ने विश्वामित्र को हरा दिया। शक्ति की इस जीत के कारण विश्वामित्र को अपमानित महसूस हुआ। सुदास ने यह अपमान सहन नहीं किया और शक्ति को आग में फेंक दिया। शक्ति की हत्या से सुदास और वशिष्ठ में दुश्मनी और बढ़ गई। वशिष्ठ ने प्रण लिया कि वो सुदास और उनके वंशजों को हराएंगे। ये सिर्फ एक कहानी है। ऐसे कई सारे कहानियाँ पुराणों में हैं जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच दुश्मनी दिखाते हैं। इससे ये बात तो पता चल गई कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में लड़ाई थी, पर ब्राह्मणों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे क्षत्रियों को शूद्र बना दिया और क्षत्रियों ने इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। इन सवालों का उत्तर जानने के लिए बने रहे और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।